ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया। गुरुवार को दरअसल वोटिंग हुई थी और इसके पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े हैं। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद डेव मैककॉर्मिक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता, यानी राष्ट्रपति खुद ये फैसला नहीं ले सकते थे। ईरान जंग को लेकर विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी सैन्य अभियान पर अंतिम फैसला संसद ही दे, लेकिन अब जिस प्रकार से ताज़ा घटनाक्रम शामिल आया है, इसे अब सीनेट में लाने के लिए दोबारा कोशिश करनी होगी। तो इसका असर अब कितना होगा अमेरिका ईरान की जंग पर, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सैन्य कार्रवाई रोकने का विधेयक फिलहाल अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से जुड़ी कमेटी के पास है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स जो हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जंग में पहली बार मिस्र पर भी अब हमला कर दिया गया है। मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 जहाजों में आग लगने की खबर है। ईरान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है, हालांकि ईरान की तरफ से भी कुछ कहा नहीं गया है। वहीं अमेरिका का 10 ईरानी शहरों पर फिर अटैक हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई बड़े हवाई हमले किए। बंदर अब्बास, किश और केशम द्वीप में धमाकों की खबर है। वहीं ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। रिवोल्यूशनरी फोर्सेस का कहना है कि अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं चौथा बड़ा अपडेट ये है कि कुवैत में चीनी कंपनी की एक बिल्डिंग पर हमला किया गया है। ईरानी हमले में उत्तरी कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमला हुआ और एक कर्मचारी की मौत की खबर है। इधर रेड सी में भी अब अटैक बढ़ने लगे हैं और इसकी सुरक्षा के लिए सऊदी गठबंधन कर रहा है। जहाजों की सुरक्षा के लिए सऊदी एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने जा रहा है और अब तक 14 देशों ने इससे जुड़ने की इच्छा जताई है। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उसकी ज़मीनी सीमाएं बंद कराने के विकल्प पर चर्चा भी शुरू कर दी है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने इजरायली अधिकारियों और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक हुई। इसमें ये चर्चा हुई है। इसमें एक सुझाव ये था कि ईरान के पड़ोसी देश जैसे इराक और पाकिस्तान हैं, उनसे ये कहा जाए कि वो अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ाए या सीमाएं चौकी बंद कर दें। और अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए दूसरे देशों से सामान मंगाना और अपना सामान बाहर भेजना काफी मुश्किल हो जाएगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस योजना को लागू करना आसान नहीं होगा। ईरान की सीमाएं इराक, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान सहित 7 देशों से लगती है। अमेरिकी सऊदी हमले में मारे गए 5 IRGC जवानों के शव ईरान पहुंच गए हैं। ये भी एक ताज़ा अपडेट है। इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त हमले में मारे गए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 5 जवानों के शव ईरान पहुंचे हैं। IRNA के मुताबिक शवों को पश्चिमी प्रांत स्थित मेहरान बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए देश लाया गया। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने केशम द्वीप पर रिहायशी इलाकों पर हुए कथित अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे आतंकी हमला बताया और कहा कि अमेरिका बेगुनाहों के खून बहा रहा है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर दिन नया अपराध कर रहा है। युद्ध के मैदान में मिली हार का बदला वो आम नागरिकों को निशाना बनाकर ले रहा है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया था कि उसने ईरान में IRGC के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा तटीय रक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। केंद्र सरकार ने संसद में यह बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 भारतीय नाविक भी शामिल हैं, वहीं 75 भारतीय घायल हैं। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मरने वालों में ओमान में 8, UAE में 4, कुवैत में 2, सऊदी अरब में 1 और इराक में 1 भारतीय शामिल हैं। घायलों में UAE के 32, ओमान के 24, कुवैत के 13, कतर के 4, सऊदी अरब के 1 और इजराइल का 1 भारतीय शामिल है। सरकार ने यह भी बताया कि ईरान में फंसे 2557 भारतीयों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित निकाला गया। सरकार के मुताबिक युद्ध क्षेत्र में मारे गए भारतीय नाविकों के परिजनों को DGMA वेलफेयर स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब तक 16 में से 5 मामलों में मुआवजा जारी किया जा चुका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यह दावा किया कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। हमास और दूसरे सभी हथियारबंद संगठनों ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है। इसके बाद इजरायली सेना भी गाजा से पीछे हटेगी। ट्रंप के मुताबिक समझौता कई चरणों में लागू होगा। जैसे जैसे हमास अपने हथियार छोड़ेगा वैसे वैसे इजरायली सेना गाजा से हटती जाएगी। इसके बाद एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और नई फिलिस्तीनी पुलिस गाजा की सुरक्षा संभालेंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के हथियार छोड़ने की मंजूरी के बाद अब ये पूरे 14 डेज की प्रक्रिया होगी जो अब चालू हो जाएगी। इसके तहत समझौते के हर चरण को लागू करने के लिए एक बाकायदा टाइमलाइन तय की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ये डील ट्रंप
20 पॉइंट गाजा प्लान का सबसे अहम हिस्सा है और गाजा में स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान चाहता था कि हमास ये समझौता ना करे। हालांकि अब ईरान पहले की तरह हमास की मदद करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमास ने अपने और गाजा के लोगों के हित को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। दी टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान की IRGC के अधिकारियों ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे हमास डेलीगेशन से जल्दबाजी में प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने को कहा था। हालांकि आखिरकार हमास ने ये प्रस्ताव मान लिया है समझौता लागू करने में, लेकिन अभी बहुत चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ 5 चुनौतियां हैं जो हम आपके सामने रखें। देखिए, हमास को हथियार छोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। हमास और दूसरे सभी हथियारबंद गुटों को चरणबद्ध तरीके से हथियार सौंपने होंगे। अगर कोई गुट नहीं माना तो पूरा समझौता प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कई गुट यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर इजरायली सेना की वापसी चरणों में होगी। हमास के हथियार छोड़ने की पुष्टि के बाद ही इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी। दोनों पक्षों को साथ साथ कदम उठाने होंगे और जरा सोचिए, यदि एक भी पक्ष यहाँ वहाँ कदम रखता है तो समझौता रद्द हो सकता है। और जो नई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी ये भी आसान नहीं है, ये भी बड़ी चुनौती है। इजरायली सेना के हटने के बाद गाजा की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस संभालेगी। इसके लिए बड़ी तैयारी और तालमेल की जरूरत होगी। नई फिलिस्तीनी सरकार को समर्थन चाहिए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। गाजा का प्रशासन नई तकनीकी फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी, लेकिन उसे स्थानीय लोगों, फिलिस्तीनी गुटों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा भी जीतना होगा। तो ये जो नया प्रस्ताव है इसे जमीन पर लागू होने में अभी समय भी लगेगा। हथियारों की जांच करनी होगी, सेना की वापसी होगी, नई सरकार का गठन भी चुनौतीपूर्ण होगा। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था जो लागू करनी है ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है और इस प्रोसेस में कई महीने भी लग सकते हैं। अब आपको बताते हैं बोर्ड ऑफ पीस आखिर क्या है। देखिए, ट्रंप ने पहली बार सितंबर 2025 में गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश की थी और इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा था। इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं उनको सुलझाने का भी काम करेगा। बोर्ड ऑफ पीस चार्टर के मुताबिक जो देश 3 साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें $1 अरब का योगदान भी देना होगा। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से देश इस बोर्ड में शामिल होंगे? और जो अमेरिका ने यहाँ पर दावा किया है कि इजराइल और गाजा के बीच सब कुछ ऑल इज वेल होने वाला है, क्या वाकई हमास और गाजा के बीच ऑल इज वेल होगा? और जिस तरीके से ईरान एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत कर चुका है, अमेरिका भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्या इसी तरह से अलग अलग मोर्चों पर युद्ध होता रहेगा और इसका खामियाजा फिर से दुनिया को भुगतना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।